बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की के इलेक्शंस को, 2023 टर्किश जनरल इलेक्शंस। एक्चुअली इलेक्शंस कैसे होते हैं तुर्की में? दो राउंड्स हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और तैयब अर्दगान जो है पावर में आ गया, एक बार फिर बन गया वो तुर्की का प्रेसिडेंट। तो उसकी पॉलिसीज कैसे होंगे मिडल ईस्ट के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस लेक्चर के अंदर। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि 15 जून को हम शुरू कर रहे हैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप। वो पेड ग्रुप है फॉर 7 मंथ्स टिल दिसंबर। 15 जून से शुरू है 31 दिसंबर तक। इसका फीस है ओनली 1000, 1000 मंथली नहीं, वंस, यानी कि मुकम्मल जो हमारा ये कोर्स है 7 मंथ्स का, उस कंप्लीट कोर्स का हमारे पास जो है 1000 फीस है। यहाँ लेक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है ये, जहाँ हम कुछ नोट्स और डेली टेस्ट करेंगे आपसे कंडक्ट, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसको लाजमी ज्वाइन करें, फीस बहुत कम है इसके लिए। अच्छा, पहले तो इस बात को समझते हैं, ये इलेक्शंस में दो चीज़ें हैं, एक सदारती इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो होते हैं 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स। यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है तुर्की का, वो होता है 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। और फिर यहाँ अलग है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। 2 राउंड सिस्टम, यानी कि 2 राउंड्स होते हैं इलेक्शन के, इनके एक दिन फिर एक और दिन। 14 मई को फर्स्ट राउंड हुआ इस इलेक्शन का, पहला मरहला, और फिर 28 मई को सेकंड राउंड हुआ, इसका जो दूसरा मरहला हुआ। तो 14 को इलेक्शंस हुए मई को, फिर 28 मई को इलेक्शंस हुए। याद कीजिएगा, 14 मई को 28 मई को सदर को इलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट किए गए थे। लेकिन ये जो लिखा है ना पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ये सिर्फ जो है 14 मई को हुए थे, अलॉन्ग विथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। जो आबादी है तुर्की की, टर्किश पॉपुलेशन, तुर्की, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम दुनिया का आज मोस्ट पावरफुल कंट्री है टर्की। चाहे डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिप्लोमेसी, लीडरशिप, बहुत कमाल है। पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि हमारे पास एटम बम है तो हम मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है हमारी। मैं, अगर आपने आईआर को पढ़ा है, तो पावरफुल होने के लिए सिर्फ आपके पास वेपन्स नहीं होनी चाहिए, हाँ वो भी लाजमी है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ वो लाजमी नहीं है, कुछ और भी आपको चाहिए। वहाँ आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग लीडरशिप, वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्दी पॉपुलेशन, और उसके बाद आपके वेपन्स। पाकिस्तान के पास नई लीडरशिप है, नई डिप्लोमेसी है, कमज़ोर, एक वीक हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर, और नई हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, नई वसाइल हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, सवाए एटम बम है और कुछ नहीं है। तो भाई इसके लिए पाकिस्तान को, तो मैं दुनिया को तो छोड़ दें, जो मुस्लिम उम्मा है वहाँ भी 5-6 नंबर पर रखें पाकिस्तान को आप, आफ्टर टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेरे ख्याल में। अच्छा, जो कुल आबादी है तुर्की की, वो है 85 मिलियन, 85 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ 50 लाख कुल पॉपुलेशन है तुर्की की है। और जिसमें 75% लोग जो हैं वहां पर वो तुर्क हैं, टर्किश। जो 20% हैं वो है कुर्द, कुर्दिस्तान, कुर्द। आजकल जो इराक का कुर्द है, जिसको कहते हैं साउदर्न कुर्द, ये इराक का नॉर्दर्न साइड है एक्चुअली।
वहां उनके पास कुछ राइट्स मौजूद हैं, अदरवाइज ईरान या तुर्की या शाम ने उनको राइट्स नहीं दिए हैं। कुर्दिस्तान एक्चुअली ये वो इलाका है जहां ये चारों कंट्रीज के बॉर्डर मिल जाते हैं, यानी कि इराक का नॉर्दर्न साइड, तुर्की का जो है साउथ ईस्टर्न साइड, ईरान का वेस्टर्न साइड और सीरिया का ईस्टर्न साइड। जो तुर्की है उसका जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर लगता है विद इराक एंड ईरान, तो वहां पर कुर्द रहते हैं, उनकी आबादी है कुल मिलाकर 20% तुर्की के अंदर, और बाकी 5% कुछ और लोग वहां पर हैं। और याद कीजिएगा, तैयब अर्दगान को कुर्दों ने वोट नहीं दिए हैं, क्योंकि अर्दगान ने ना काफी एक्शन लिया था अगेंस्ट कुर्द। अब मैंने कहा कि 85 मिलियन, 8 करोड़ 50 लाख पॉपुलेशन आबादी है तुर्की की। अब उनमें से 64 मिलियन वोटर्स हैं, वोट कास्ट करने वाले हैं 64 मिलियन। ये कितने हो जाएंगे देखिए जरा, 64 मिलियन, 84 मिलियन में से 64 मिलियन रजिस्टर्ड वोट इन तुर्की के लिए, बहुत ज्यादा रेशो है अगर देखा जाए तो। अब यहां पे आ जाएं, ये करें कि 60.9 मिलियन जो वोटर्स इन तुर्की के, 60.9 यानी कि ऑलमोस्ट 61 मिलियन है, ये रहते हैं तुर्की के अंदर। ये वोट वहां पे रजिस्टर्ड हैं जो लोग रहते हैं तुर्की के अंदर। जो बाकी 3.2 मिलियन है और ये हैं एब्रॉड, ये ओवरसीज जो हैं टर्किश हैं, जो दीगर कंट्रीज में रहते हैं। तो इन सब ने वोट कास्ट किए हैं। ओवरसीज जो तुर्की के लोग हैं, टर्किश के लोग हैं 3.2 मिलियन, यानी कि तकरीबन कितने, 32 लाख, उन सब के पास वोट कास्ट करने का हक है। और पाकिस्तान के तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है दैट लिव्स इन फॉरेन कंट्रीज, उनके पास कोई भी वोट कास्ट करने का राइट मौजूद नहीं है। और हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब देखिए जरा, जो टर्न आउट हुआ इलेक्शन में, 2 राउंड मैंने कहा, ठीक है, और यहां पर जो टर्न आउट रहा, बहुत कमाल का टर्न आउट रहा, मैं बहुत शॉक हो गया ये देखकर। फर्स्ट राउंड का टर्न आउट रहा 87%, यानी जो वोट रजिस्टर थे उनके जो है 87% लोगों ने आकर अपने वोट कास्ट किए वहां पर। और सेकंड राउंड का टर्न आउट रहा 84.15%, ये बहुत ही बड़ा टर्न आउट है। और हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जब होते हैं यहाँ पर हमारे पास इलेक्शंस, तो जो हमारा टर्न आउट पाकिस्तान का है वो कभी होता है 54, कभी 50, इस तरीके से। यानी कि जो वोट हमारे रजिस्टर्ड हैं, जो लोग वोट कास्ट करने के लायक हैं, वो भी सारे आकर वोट कास्ट नहीं करते, उनका भी तकरीबन आधा। तो ये भाई किस तरह की हमारे पास डेमोक्रेसी है, लोग अपना राय कैसे देते हैं आपको कि आप हमारे हुक्मरान हैं। अच्छा, जरा यहाँ पे आ जाएं, और मैंने कहा नहीं, ये इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स टर्म। तैयब अर्दगान, अर्दगान एक बड़ा नाम है। अर्दगान मुस्लिम दुनिया का बहुत ही बड़ा नाम है, 2014 से ये जो है सदर है तुर्की का। बहरहाल आपका पार्टी है AKP, ये टर्किश वर्ड कुछ लेटर्स हैं, AKP, इंग्लिश में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अब आप कहेंगे यार अगर AKP है तो ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कैसे नाम हो गया। तो ये टर्किश के जो हैं वर्ड्स वहाँ पर उनके अल्फ़ाबेट्स हैं AKP, तो उनको इंग्लिश में यूँ लिखते हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। हम कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे PTI, मूवमेंट फॉर जस्टिस। अच्छा, और वहां पर ना एक अलायंस भी है तुर्की के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है अर्दगान का वो है AKP, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसका जो अलायंस है वो है विथ पीपल्स अलायंस। पीपल्स अलायंस एक अलायंस है, उसके साथ जुड़ा हुआ ये पार्टी। और जब वोट कास्ट हुए तो 52.18% जो है वोट मिले हैं तैयब अर्दगान को, 52.18%। तो आपने इलेक्शन जीते, आप बने विक्टोरियस, और आप जो है बन गए यहाँ पर सदर तुर्की के।
थर्ड टाइम। अच्छा, जो और शख्स है आपके अगेंस्ट में इन अपोजिशन, तो वो भी बहुत ही कमाल का शख्सियत है। मैंने देखा उसको, इतने लोग उसके साथ खड़े हैं। तो वो है कमाल कलोचद्रोग्लो। टर्किश वर्ड है, सी को आप चे पढ़ते हैं, कलोचद्रोग्लो। तो कमाल ने जो है इसका पॉलिटिकल पार्टी है सी एच आर यानी कि रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। इसका अलायंस है नेशनल अलायंस, और इसको कुल वोट मिले हैं 47.82। इसने भी बहुत फाइट किया है विथ अर्दगान, इसने टफ टाइम दिया अगर अर्दगान को। यहाँ पर अर्दगान को मैंने कहा ना, कुर्दों ने वोट बिल्कुल भी कास्ट नहीं किए हैं। काफी जो कुर्द हैं वो एंटी अर्दगान है, उनको काफी मारा है अर्दगान ने वहां पर। अच्छा, और ये है ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, जो कि पार्लियामेंट है तुर्की का। और यहाँ हुए थे इलेक्शंस, उनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो हैं 600 सीट्स यहाँ पर हैं, जिनको कहते हैं तुर्की के अंदर डेपुटीज। क्या? डेपुटीज। हम कहते हैं ना एमएनएज, पाकिस्तान के अंदर एमएनएज, कुछ कहते हैं एमपीज इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में, कहीं और कुछ कंट्रीज में, इवन अमेरिका के अंदर, बट इन टर्की दे आर कॉल्ड डेपुटीज। तो 600 वहां पर हैं। अब जो पार्टी है अर्दगान की, AKP, इसके जो बने हैं डेपुटीज यानी कि मेंबर्स बने पार्लियामेंट के अंदर, वो हैं 268। और जो पार्टी है कमाल की CHR, उसके 169। और जो कुछ दीगर स्मॉल स्मॉल पार्टीज हैं उनके भी मेंबर्स ने ज्वाइन किया आकर अर्दगान को यहाँ पे आकर। ठीक है, अच्छा, और अर्दगान बन गया प्रेसिडेंट। आपने हलफ उठाया 3 जून को। On 3 June 2023, Erdogan became Turkish president for the third time for 5 years. ये इसका है थर्ड, तीसरा टेन्योर। फर्स्ट टाइम हुआ था 2014 से लेकर 18 तक एज टर्किश प्रेसिडेंट। सेकंड टाइम 18 से लेकर 23 तक, और अभी ये इसका 28 तक चलेगा टेन्योर। ये कुछ इलेक्शंस हैं तुर्की के अंदर। और एक बात याद कीजिएगा जरा आप, अर्दगान ने, लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, या ये काफ़ी कौन से स्टेप्स लेगा, या जो इसराइल है या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, वो नाखुश क्यों है। देखें ज़रा, इसमें कोई शक नहीं है, जो मिलिट्री कू का जो है एक साजिश था तुर्की के अंदर, वहाँ भी अर्दगान ने कहा था कि यहाँ पर अमेरिका मुलविस है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं तुर्की के अंदर, वो टर्किश लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एंटी अर्दगान हैं, तो वो एग्जाइल्ड में, वो जलावतन हैं, तकरीबन वो यूरोप में, और आपको मिलेंगे अमेरिका के अंदर। तो अर्दगान ने बार बार कहा कि इनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है मुझे टॉपल करने के लिए। तो अब पॉसिबिलिटी है कि अर्दगान कुछ टफ टाइम दे अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को, और ये काफ़ी क्लोज हो जाए विथ रशिया। और जब ये रशिया ने हमला किया था यूक्रेन पर, उसके बाद जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए रशिया के ऊपर बाय द USA, यूरोपियन यूनियन, तो 3 कंट्रीज ने ना बहुत ट्रेड किया रशिया के साथ, एक तुर्की, एक चाइना और एक इंडिया। तो तुर्की काफ़ी क्लोज हो गया अभी जो है रशिया के साथ। हालांकि अगर तारीख में आप जाएंगे ना, तो काफ़ी एंटी थे पहले तुर्की और रशिया। तुर्की वाज मेंबर ऑफ सेंटो, और जो कहते हैं ना सिक मैन ऑफ यूरोप, टर्की, वो इसको दिया था ये टाइटल तुर्की को, जार, जो किंगडम था रशिया के अंदर वहाँ। बहरहाल काफ़ी इनकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी आपस में ठीक हो गए ये। और चाइना बड़ा एक्टिव है, जिस तरह चीन ने बड़ा रोल प्ले किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। तो चाइना, रशिया, टर्की, ये क्लोज हो सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को। और जो लोग ये सोचते हैं कि शायद जो ट्रीटी ऑफ लॉजन है वो दोबारा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा ओटोमन एम्पायर बहाल, ये बात गलत है बिल्कुल भी। दोबारा ओटोमन एम्पायर कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ इकोनॉमिकली फ़ायदे होंगे तुर्की के लिए, जहाँ बॉस्फोरस स्ट्रेट है बिटवीन सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी, तो वो अभी जो इंटरनेशनली ओपन है, इट विल बी क्लोज्ड
और नेशनलाइज्ड बाय टर्की। तो वहाँ अगर कोई शिप क्रॉस करे, चाहे ब्लैक सी से एजेंट सी तक जाए, रेड सी तक आ जाए, चाहे फिर आगे अटलांटिक ओशन में जाए या वो आए इन इंडियन ओशन, चाहे वो शिप रशिया का है, जॉर्जिया का है, यूक्रेन का है, बेलारूस का है, रोमानिया का है, तो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है तुर्की फिर। तो मुआशी लिहाज से तुर्की के लिए फ़ायदा हो जाएगा और काफ़ी जो है आयल को करेगा एक्सप्लाइट ब्लैक सी के अंदर भी। तो ये कुछ मुआशी लिहाज से फ़ायदे होंगे और कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। ये कुछ हमने चीज़ें हैं जो शेयर की आपके साथ अबाउट अबाउट टर्किश इलेक्शंस। अगर कोई और चीज़ आपके जहन में है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसको भी यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। जहाँ भी ये खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।